चलिए बेटा स्टार्ट कर देते हैं। आज बेटा हमको करना है सिंप्लेक्स मेथड एक्सेल की हेल्प से। एक्सेल सॉल्वर से हम सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखिए आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है, मैक्सिमाइज z 20x plus 25y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 1 कंस्ट्रेंट 2। ये दो कंस्ट्रेंट्स हैं और ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आप आराम से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपने नॉर्मली तो सिंप्लेक्स टेबल बनाकर मैन्युअली तो उसको सॉल्व करना सीख लिया होगा। आज हम एक्सेल से इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं बेटा। देखो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक्सेल तो इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। 2 मिनट भी मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद 5 सेकंड में सॉल्व कर दे। लेकिन उससे पहले हमें इस डेटा को, ये जो हमारा डेटा है, इसको एक्सेल शीट में लिखना होगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले तो हमारा ये फंक्शन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये हमको ध्यान रखना है। हम यहां पर लिखेंगे डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल्स यानी कि हमारे जो फाइनल आंसर्स आएंगे उनमें हमें किन किन वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटा 20x plus 25y, यानी कि हमको एक वैल्यू x की चाहिए और एक y की चाहिए, और तीसरी वैल्यू हमको z की चाहिए होगी जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसको बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो फाइनली हमको x, y और z ये तीन वैल्यूज चाहिए होगी। ठीक है जी। उसके बाद है वैल्यूज, x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी, हमको नहीं पता अभी कुछ भी, तो अभी हम इनको खाली छोड़ देंगे। नेक्स्ट वील राइट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स, तो यहां जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें x का कोफिशिएंट क्या है वो हम यहां लिख देंगे, दैट इज 20। फिर y का कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहां से देखेंगे 25, यहां लिख देंगे। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम यहां पर, और अब हम अपने कंस्ट्रेंट्स को लिखेंगे। कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट 1 हमारे पास ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है और ये सेकंड कंस्ट्रेंट है, दैट इज कंस्ट्रेंट 2। कंस्ट्रेंट 2, दो कंस्ट्रेंट हमने लिख दिए। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है बेटा, अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब कंस्ट्रेंट 1 में x की वैल्यू क्या है वो लिखते हैं। कंस्ट्रेंट 1 है 12x plus 16y, तो x की यहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो है दैट इज 12, y का जो कोएफिशिएंट है बेटा दैट इज 16। कंस्ट्रेंट 2 में x की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा 16, एंड y का कोएफिशिएंट क्या है 8। ठीक है जी। इसके बाद हम यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड। कंस्ट्रेंट 1 12x plus 16y, 12x plus 16y एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लिख दिया 100, राइट हैंड साइड इज 100। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट आ गया 12 into x 16 into y लेस देन इक्वल टू 100। सेकंड कंस्ट्रेंट है बेटा 16 into x 8 into y, दिस इज अगेन लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है। अब यहाँ छोटी छोटी बातें बेटा आप ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर 12x प्लस 16y की जगह माइनस 16y होता तो आप यहाँ पर 16 की जगह माइनस 16 लिख देते, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो इस तरीके से हमने इसको फिट कर दिया है। अब x और y की जो वैल्यूज हैं वो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा, सॉल्वर देगा वो हमको वैल्यू। फिलहाल के लिए हम कोई भी दो वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, कुछ नहीं पता तो 1 1 अज्यूम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 हमने अज्यूम कर लिया। ये ऑब्जेक्टिव z की वैल्यू क्या होगी ये हमको नहीं पता, तो अभी के लिए बेटा मैं इस सेल को कलर कर रहा हूं। जो जो वैल्यूज मेरे को नहीं पता वो मैंने ग्रीन कलर यहां पर कर दिया ऐसे ऐसे। ठीक है जी। तो अब देख लो कि हमने क्या किया है। अभी तक हमने इस प्रॉब्लम को एक्सेल में फिट कर दिया है। डिसीजन वेरिएबल है x और y, दो वैल्यूज हमको चाहिए x और y की, तो xy आ गया। ऑब्जेक्टिव की वैल्यू मालूम नहीं है, xy की इनिशियल वैल्यू जो है कुछ भी अज्यूम कर लो, से हमने 1 1 अज्यूम कर लिया, आप 0 0 भी अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। फिर कोएफिशिएंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x का कोएफिशिएंट क्या है और y का कोएफिशिएंट क्या है यहां लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट है बेटा, कंस्ट्रेंट पहला था 12 into x plus 16 into y, तो 12 into x यानी कि x का कोएफिशिएंट 12 है, y का 16 है और लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू 100 है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर 16 8 और लेस देन इक्वल टू 80, 16 8 और लेस देन इक्वल टू 80। ये हमारी प्रॉब्लम एकदम यहाँ पे फिट हो गई है। बस यहाँ जो ग्रीन कलर के 3 सेल्स हैं
यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। देखो, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, बस एक ये रूल आपको लगाना आना चाहिए, इक्वल टू सम प्रोडक्ट। ये सम प्रोडक्ट करेगा क्या, आप समझो इस बात को। मैं आपको ये चीज थोड़ा सा रफ में सिखा देता हूं, सम प्रोडक्ट करेगा क्या। देखो रफ में, अभी उस क्वेश्चन पे बाद में चलेंगे, पहले रफ सीख लेते हैं जरा कुछ। मेरे पास मान लो बेटा, एक मिनट ही यहां से फॉर्मूला हटा देते हैं, इसके बाद हम रफ में चलते हैं। ये हमारे पास एक सेल में लिखा है 1, एक में 2, एक में 3, फिर दूसरे में लिखा है 2, फिर 2 सॉरी अगेन से दैट इज 2, अगेन दैट इज 2। अभी हमको करना क्या है, ये हमारी ए रो है और ये बी रो है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस सेल में, ये जो ग्रीन कलर का सेल है, इसमें आप क्या दे दें, इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 इंटू 2 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6, सो दैट इज 2 4 6। और इन तीनों का जो सम है कितना है बेटा, 2 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 12। तो ये मैं चाहता हूं कि मुझे मिल जाए, ठीक है जी। दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस रो और ऐड कर देना सम प्रोडक्ट, ठीक है जी। मतलब इनका प्रोडक्ट करके मुझे ऐड करना है इसको। अब देखो बेटा, ये काम हम फॉर्मूला की हेल्प से कैसे करते हैं, इक्वल टू सम प्रोडक्ट वाला हम रूल लगा देते हैं। यहां पर सम प्रोडक्ट आपको किस किस का करना है, फर्स्ट मुझे ये वाली रो लेनी है, तो मैंने ये रो फर्स्ट सिलेक्ट कर ली, यहां पर आ गई है। इसके बाद कॉमा स्पेस, सेकंड रो सिलेक्ट कर लेंगे अपनी, ठीक है जी, एंटर, 12 आ गया। तो ये हुआ क्या, दिस रो मल्टीप्लाइड बाय दिस रो और ऐड करके ये आ गया। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 ऐड करके ये आ गया। तो ये बेटा सम प्रोडक्ट का यूज है, ये आपको अदरवाइज भी मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम वापस आ जाते हैं जरा मेन अपने क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहता है 20 इंटू एक्स 25 इंटू वाई, यानी कि जो भी x की वैल्यू होगी उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी y की वैल्यू होगी उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि मैं इस रो का और इस रो का प्रोडक्ट करके ऐड करना चाहता हूं, दैट इज ऑब्जेक्टिव वैल्यू। तो मैं यहां पर बेटा सम प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, दिस रो कॉमा स्पेस अगेन दिस रो, एंटर। तो ये आ गया 45। अब यहां पर अगर ध्यान से देखते हैं कि अगर x और y की वैल्यू 1 होगी तो z 45 ही होगा। देखो अगर मैं x को 1 पुट करता हूं यहाँ पे, 20 इंटू 1 इज 20, y को 1 पुट करता हूं 25 इंटू 1 इज 25, तो 20 प्लस 25 इज 45। यहां पर आप x की वैल्यू कुछ भी चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यही सम प्रोडक्ट वाला रूल हम इन दोनों ग्रीन सेल्स में भी लगा देंगे, सम प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई की वैल्यूज कॉमा स्पेस these two values, enter, again sum product of xy की वैल्यूज कॉमा स्पेस इस कंस्ट्रेंट की वैल्यू। अब हमारा काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब जो भी काम करना है एक्सेल सॉल्वर में करना है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं ये हुआ क्या। ये 28 क्या है, दिस 28 इज, देखो 12 इंटू एक्स प्लस 16 इंटू वाई, तो 12 इंटू जो भी x की वैल्यू है दिस, तो 12 इंटू 1 इज 12, 16 इंटू जो भी y की वैल्यू है 1, 16 इंटू 1 16 प्लस 12 इंटू 1 12, 12 प्लस 16 इज 28। इस तरीके से ये सब फिट हो गया है। अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा तो ये तीनों वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो बेटा मैंने अभी क्या किया है, मैंने जो भी हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इस एक्सेल शीट में फिट कर दिया है। सिर्फ 3 जगहों पर मैंने फॉर्मूला लगाया, जो मैंने ग्रीन कर दिया है, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और तीनों जगह सेम फॉर्मूला लगा है, दैट इज सम प्रोडक्ट। बस इतना काम करने के बाद अब हम लोग एक्सेल की हेल्प से इस एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, सिंपलेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखो जी, यहां से आप जाएंगे बेटा डेटा में, डेटा में गए, डेटा में जाने के बाद यहां कॉर्नर में आपको नजर आएगा सॉल्वर। डेटा पे क्लिक करने के बाद यहां आपको नजर आएगा बेटा सॉल्वर।
क्लिक करेंगे आप सॉल्वर पर, ये हमारा सॉल्वर आ गया। सबसे पहले बोलता है सेट ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ है, ऑब्जेक्टिव की वैल्यू कहाँ है, तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव की वैल्यू। तो यहां पर हम अपनी ये वाली सेल सिलेक्ट कर लेंगे, दिस इज ऑब्जेक्टिव वैल्यू। आपको अगर पढ़ना आता है एक्सेल में वैल्यू तो आप कर भी सकते हैं, ई एंड दिस इज 3, तो दिस इज E3 सेल, दिस इज E3 सेल, या सिलेक्ट यहां से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको चूज करना होगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। बेटा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जैसा कि अभी हमने देखा ही था। उसके बाद बाय चेंजिंग वेरिएबल सेल, यानी कि आपके वेरिएबल की वैल्यूज कौन से सेल्स में है। हमने वेरिएबल की वैल्यूज इन दोनों सेल्स में रखी थी, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, तो वेरिएबल की वैल्यू यहां आ गई। अब आएगा बेटा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब हमको यहाँ कंस्ट्रेंट्स फिट करने हैं अपने। देखो जी, हमारे दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप है, तो दोनों एक साथ ही यहाँ पर आ जाएंगे। अगर एक लेस देन एक मोर देन होता तो हमें कुछ और करना होता, और ये बात मैं भी थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा क्या करना होता। फिलहाल हम इसको ऐड कर देंगे यहां से, दिस इज सेल रेफरेंस। यहां पर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद लेस देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है, मोर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है, या इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट है, जो भी कंस्ट्रेंट है वो आप फिट कर देंगे। ये तो लेस देन इक्वल टू वाला है, तो हमने दोनों ही लेस देन इक्वल टू वाले हैं, तो यहां लिख दिया। राइट साइड में कंस्ट्रेंट आ जाएगा, राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट साइड में बेटा लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज, राइट साइड में राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज, और मिडिल में जो है लेस देन इक्वल टू है, मोर देन इक्वल टू है, जो भी है वो कर देंगे, और ओके। ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्वर में फिट हो गई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है जी, ये नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कैसे करना है, सिंप्लेक्स मेथड से करना है, किसी और मेथड से करना है। फिलहाल ये वीडियो में हम सिंप्लेक्स मेथड सीख रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से सिंप्लेक्स एलपी सिलेक्ट कर लेंगे। बेटा सिंप्लेक्स सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ सॉल्व का बटन प्रेस कर देंगे। सॉल्व का बटन प्रेस करते ही हमसे पूछेगा सिर्फ आंसर चाहिए या सेंसिटिविटी एनालिसिस और लिमिट एनालिसिस भी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर हैं तो आपको सिर्फ आंसर्स ही चाहिए होंगे। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जाएंगे तो वहां पर आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस और लिमिट एनालिसिस भी चाहिए होगा। फिलहाल के लिए मैं तीनों पर क्लिक कर देता हूं, हमको तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हमने तीनों पर क्लिक करके ओके का बटन प्रेस कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब देखो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू है 3, इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू है 4 एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि z की वैल्यू है 160। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो बच्चे फेस टू फेस क्लासेस में इनको करते हैं, आपने देखा होगा एक टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, थर्ड टेबल पे जाके कहीं हमारा आंसर आता है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम ये काम करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 टेबल्स बनती हैं, तब हमारा आंसर आता है। लेकिन एक्सेल सॉल्वर 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर देता है। बस हमारा जो भी टाइम लगता है 2, 4, 5 मिनट, वो सिर्फ इस डेटा को यहाँ एक्सेल में फिट करने में लगता है। तो बस बेटा हमको अंडर ग्रेजुएट लेवल पर इतना ही चाहिए होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। इसके अलावा नीचे हमारे पास आप देखेंगे और रिपोर्ट्स भी हैं। ये सबसे पहले तो आंसर रिपोर्ट, आपके आंसर की क्या क्या वैल्यू है, ये x की वैल्यू 3, वैल्यू ऑफ x इज 3, वैल्यू ऑफ y इज 4 एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू इज 160। ठीक है जी। इसके अलावा सेंसिटिविटी रिपोर्ट है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन में आप डिस्कस करते हैं, और ये लिमिट रिपोर्ट है, इसको भी पोस्ट ग्रेजुएशन में हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम एक्सेल सॉल्वर का यूज करके किसी भी सिंप्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैन्युअली जब हम इसको करते हैं तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स फील होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे जिसमें कंस्ट्रेंट लेस देन भी होगा, मोर देन भी होगा और इक्वल टू भी। चलिए बेटा अब एक एग्जांपल और करते हैं। इस एग्जांपल में भी हमें मैक्सिमाइज करना है z को, 30x + 20y। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते थे, याद करो जरा, हम लिखते थे डिसीजन वेरिएबल्स। क्या क्या वेरिएबल है हमारे पास, x है, y है और z है। z को हम क्या लिखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इनकी वैल्यूज। x और y की वैल्यू कुछ नहीं पता तो हम 1 1 अज्यूम कर लेते हैं। z में हम कल को एक फंक्शन लगाएंगे, तो फंक्शन के लिए मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ देता हूं ऐसे। ठीक है, फिर यहां पर आएंगे बेटा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट्स आ गए। x का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है हमारे पास 30, y का कॉफिशिएंट यहां पर क्या है हमारे पास 20।
ठीक है, इसके बाद हम 2 लाइनें यहां पर छोड़ देते हैं, फिर हम लिखते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट 1 लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट 2 लिखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 3 कॉन्स्ट्रेंट हैं बेटा, कॉन्स्ट्रेंट 1, कॉन्स्ट्रेंट 2, कॉन्स्ट्रेंट 3। तो हमने 3 कॉन्स्ट्रेंट यहाँ पर लिख लिए। कॉन्स्ट्रेंट 1 में x की वैल्यू है 1, x का कोएफिशिएंट दैट इज x प्लस y है ना, तो x का कोएफिशिएंट भी 1 है और y का कोएफिशिएंट भी 1 है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। कंस्ट्रेंट 2 में x का कोएफिशिएंट है 6 और y का कोएफिशिएंट है बेटा 4। कंस्ट्रेंट 3 में x का कोएफिशिएंट है 5 और y का कोएफिशिएंट है 8। ठीक है जी। फर्स्ट कंस्ट्रेंट कह रहा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो ये तो हमने लेस देन इक्वल टू लिख दिया 4। सेकंड कंस्ट्रेंट कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 24, सो दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24। थर्ड कंस्ट्रेंट बोल रहा है इक्वल टू 20, सो दैट इज इक्वल टू 20, इक्वल टू 20। वो इक्वल टू लेती ना एक्सेल फॉर्मूला लगाने लग जाता है अपने आप। ठीक है जी। तो अब यहां से इन तीनों में भी हमको वो सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, याद होगा आपको। कोई बात नहीं, हम इसको पहले कलर कर लेते हैं ताकि हमको ध्यान रहे कि कहाँ कहाँ हमको फॉर्मूला लगाना है। बेटा हमको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला एक ही लगेगा सम प्रोडक्ट, कहाँ कहाँ लगेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू में लगेगा और कंस्ट्रेंट के लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा जहां हमको सॉल्व करना है। चलो, तो ऑब्जेक्टिव की वैल्यू में इक्वल टू सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगता है, आपको मालूम है। सबसे पहले एक्स वाई की वैल्यू कॉमा स्पेस, फिर यहां से हम लोग ले लेते हैं बेटा कोएफिशिएंट्स। ये z की वैल्यू आ गई, यहां पर फिर से सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में x और y की जो वैल्यू होगी वो कॉमा स्पेस और आपके ये कोएफिशिएंट्स कंस्ट्रेंट वाले। अगेन इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ये हम ड्रैग भी कर सकते हैं फॉर्मूला एक बार लगाने के बाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि बार बार आपको करके दिखाऊं ताकि आपको ये याद हो जाए, जैसे हम फेस टू फेस क्लासेस में भी किया करते थे। अगेन सम प्रोडक्ट x और y की वैल्यू कॉमा स्पेस और कंस्ट्रेंट 2 के कोएफिशिएंट्स। अगेन लास्ट टाइम सम प्रोडक्ट लगाया बेटा, x और y की वैल्यू लिखी, कॉमा स्पेस दिया और थर्ड कंस्ट्रेंट के कोएफिशिएंट्स। लो जी, हमारा काम हो गया कंप्लीट। हमने इस प्रॉब्लम को एक्सेल में फिट कर दिया बस। अब उसके बाद एक्सेल का काम है, सॉल्वर का काम है। सॉल्वर क्या करेगा, देखो जी, कहां से मिलता है बेटा सॉल्वर, डेटा। सॉल्वर पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमसे क्या पूछता है बेटा, ये सबसे पहले हमसे पूछता है कि आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कहां से मिलेगी। ये लो जी, ऑब्जेक्टिव सेल चूज कर लिया हमने। फिर कहता है चेंजिंग वेरिएबल सेल, वेरिएबल की वैल्यूज कहां पर होंगी, वेरिएबल की वैल्यू ये रही जी, ये सिलेक्ट कर लिया। फिर कहता है कंस्ट्रेंट। अब हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट अलग अलग हैं, लेस देन वाला भी है, मोर देन वाला भी है, इक्वल टू वाला भी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले कंस्ट्रेंट ऐड किया, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेस देन इक्वल टू है, एकदम सही। राइट हैंड साइड ये रही, ओके। अब दूसरा कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू और राइट हैंड साइड। अगर वो भी लेस देन इक्वल टू होता तो एक साथ ही ऐड कर देते जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था। फिर तीसरा कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, फिर यहां से आएगा इक्वल टू और राइट हैंड साइड, ओके। अब इसको सीधा सीधा हम सॉल्व कर देंगे, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व हो गया, ये क्लिक हो गया। क्या क्या चाहिए, आंसर, सेंसिटिविटी, लिमिट, अभी हम सब कुछ ले लेते हैं। अगर अंडर ग्रेजुएट पर हैं तो सिर्फ आंसर हमको यूज करने होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सेंसिटिविटी और लिमिट एनालिसिस भी होता है। सॉल्व हो गया बेटा क्वेश्चन। x की वैल्यू इज 4, y की वैल्यू इज 0, z की वैल्यू इज 120। 2 सेकंड भी नहीं लगे सॉल्व होने में। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी तरीके से, उनको पता है कि ये लेस देन वाला कंस्ट्रेंट तो ठीक है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, मोर देन वाले के लिए स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और इक्वल टू वाले के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल, फिर माइनस एम और पता नहीं कितनी टेबल्स और कितना दिमाग खराब होता है। एक्सेल इस प्रॉब्लम को तुरंत से सॉल्व कर देता है। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स बेटा, मेरी तरफ से ये वीडियो आपके। थैंक यू, बाय बाय।